the help of an 18 diagram explain one demand side and one supply side cause of deflation। सही है। अब आप लोगों ने सर पढ़ा था कि हमारे पास है ना दो टाइप्स ऑफ होती है डिफ्लेशन। सही है। और उसमें हम लोगों ने बात करी थी कि एक होती है आपकी बेलिन डिफ्लेशन। सही है। और एक होती है आपकी मेलिन डिफ्लेशन। सही है। अच्छा भाई, अब यहाँ पे हमारे पास सर क्या था कि मेलिन डिफ्लेशन वो थी जिसमें देयर वाज फॉल इन योर एग्रीगेट डिमांड। ठीक है। और एक वो थी जो कि रिलेट करती है किसके साथ, आपकी एग्रीगेट सप्लाई के साथ रिलेट करती है। ठीक है। तो आपके सामने है यहाँ पे कि दोनों हमें जो है वो चीजें पता है यहाँ पे। अच्छा, अब जो हमारे पास शुरू के जो कंटेंट ना 6 नंबर का, वो हमें इसके बारे में ही लिखना है। बाकी जो आपके 2 नंबर है ना वो सर क्या है आपके, विच इज लाइकली टू बी मोर डैमेजिंग टू एन इकोनॉमी। सही है। चले, तो मानूर जरा आप मुझे बताएंगे कौन सी ज्यादा जो है वो डैमेजिंग है। क्या लगता है आपको? कोई भी बता दे डैमेजिंग क्यों है, और कौन सी वाली ज्यादा डैमेजिंग हो सकती है इकोनॉमी के लिए। गरम बेटा क्या हो सकता है? सप्लाई साइड वाली। क्यों? देखिए, आपको मैंने बात बताई भी थी कि हमारे पास सर होता यह है कि सप्लाई साइड वाली जो पॉलिसी है ना सर, वो तो कभी भी जो है वो डैमेजिंग नहीं हो सकती ना यार। देखो, डैमेजिंग कौन सी होती है हमेशा, जिसमें एग्रीगेट डिमांड का कोई जो है वो लिंक होता है। ठीक है। ये हमेशा आपको एक बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास सर क्या होगा, डैमेजिंग कौन सी होगी, जो कि हार्मफुल वाली है, जो कि आपकी मैलिन डिफ्लेशन है, क्योंकि इसमें एग्रीगेट डिमांड जो है वो आपका गिर रहा है। ठीक है। समझ आ गया? तो आपने इसका आंसर जो है वो कैसे लिखना है यार, कि सबसे पहले आपने बात करी कि भाई व्हाट इज डिफ्लेशन। सही है। कि डिफ्लेशन इज बेसिकली सस्टेन्ड fall in the general price level over a given period of time। सही। फिर हमने सर क्या बात करी कि जो पहला कॉज है वो सर क्या है आपका, डिमांड साइड कॉज है। ठीक है। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है सर, कि आप सबसे पहले ना डायग्राम बनाना इज मैंडेटरी, कभी भी लिखा हो ना तो वो मैंडेटरी होता है। तो ये मेरे पास आ गई सर एग्रीगेट डिमांड, दिस इज हमारी एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। ये आ चुका है प्राइस, रियल जीडीपी, और आपकी एग्रीगेट डिमांड सर क्या हो रही है, कम हो रही है। देखो, अब एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है सर, तो इसका मतलब सर क्या हुआ, कि आपके सारे कंपोनेंट्स में कहीं ना कहीं सर क्या आ रहा होगा, हिट जो है वो आ रहा होगा। आप ई से चले गए हैं E1 की तरफ। है। अब ये होता क्यों है? सही है। जो मेन कॉज है, जो डिफ्लेशन होता है इकोनॉमी के अंदर, वो क्या रीजन है इसके पीछे? वो ये होता है सर कि आपका कंज्यूमर का जो कॉन्फिडेंस है ना सर, वो ही नहीं है। जब कंज्यूमर के पास कॉन्फिडेंस सर क्या होगा, कम होगा। सही है। या हमारे पास सर क्या है, एक इकोनॉमी के अंदर, एक कंट्री के अंदर आपके इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। या सर हमारे पास एक इकोनॉमी के अंदर आपकी जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो सर क्या है, कम है। तो इन सारी चीजों से हमारे पास सर क्या आ रहा होगा, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट जो है वो आ रहा होगा, जो कि शोकेस करेगा कि हमारे पास एग्रीगेट डिमांड का गिरना, वो ये बताएगा कि आपकी जो फर्म्स हैं वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है यार, वो एक्सपीरियंस कर रही है कि हमारी जो सेल्स है वो सर क्या हो चुकी है, गिर चुकी है। ठीक है। आपके जो रेवेन्यूज है वो क्या हो चुके हैं, गिर चुके हैं। जो सेल्स और रेवेन्यू गिर चुका है, ये क्या शोकेस करेगा, यहाँ भी आपको बता रहा है कि आपका जो आउटपुट है वो सर क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि भाई देयर इज नो इंसेंटिव टू प्रोड्यूस बिकॉज योर कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू बाय। So when your consumers are not ready to buy, so why you will be producing goods and services? ठीक है। फिर हमारे पास सर क्या हुआ, कि अब आपके पास जब आउटपुट अगर कम हो गया, तो दैट विल बी शोकेसिंग कि आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो ब- आपका सर क्या हुआ, उसमें चेंज तो आया, बट पॉसिबली इट विल बी पुशिंग
द इकोनॉमी इनटू अ रिसेशन फेज। सही है क्या? आपके पास एक रिसेशन का फेज जो है वो आ जाएगा। क्या बात समझ आई? अब यहाँ पे रुकेंगे नहीं यार। आप ये बोलेंगे भाई कि भाई कॉन्सिक्वेंटली व्हाट विल हैपन, कि फर्म्स जो है वो अपनी वर्कफोर्स को जो है वो सर क्या करेंगे, कम करेंगे। अपनी डिमांड फॉर लेबर को सर क्या करेंगे, कम करेंगे। जिससे हमारे पास सर क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स भी जो है वो इंक्रीज होंगे। ठीक है। एंड सर आपके पास जब अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ेंगे तो योर कंज्यूमर्स वोंट बी हैविंग इनफ इनकम अवेलेबल, राइट? जब उनके पास इतनी इनकम नहीं है तो इससे सर क्या होगा कि आपकी फर्दर जो है वो रिडक्शन होगी कंजम्पशन में या नहीं? यस, आपकी फर्दर रिडक्शन हुई कंजम्पशन में। ठीक है। इससे हमारे पास सर क्या हो रहा है, एक वर्ड में लिख रहा हूं, दैट इज डिफ्लेशनरी स्पाइरल। स्पाइरल क्या है सर, कि राउंड एंड राउंड जो है आपकी चीजें जो है वो घूम रही है, एक सर्कल में जा रही है। और वो सर क्या कंटिन्यूसली जो है वो फिर आप समझे कि उसके अंदर जो है वो जाती रहेंगी डिफ्लेशन स्पाइरल के अंदर, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जिससे हम इसे जो है वो सही कर सके एट द मोमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट ने कोई इंटरवेंशन की हमें बात करी नहीं है। सही है? तो दैट इज द रीजन ये वाली जो आपकी डिफ्लेशन है, जो कि कौन सी वाली है सर, आपकी मैलन डिफ्लेशन, वो सर क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है। तो ये सर बहुत रेयर है कि बच्चा कोई लिख दे मैलन वगैरह के बारे में। तो अगर आपको पता होगा तो आप एग्जामिनर को इम्प्रेस यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो आप खुद देखो, अगर आप इस स्लाइड को खोलो ना, आपका पूरा आंसर है यहाँ पे। आप खुद देखो सर क्या हो गया मेरे पास, ये सारी चीजें हमने वहां पे लिखी है या नहीं? ठीक है। तो ये जो डिफ्लेशन ये स्पाइरल है ना, ये एक तरीके का वही है कि आपके पास सर क्या हो रहा है, एक डाउनवर्ड मल्टीप्लायर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो रहा है। ठीक है। क्या इतनी बात समझ आ गई है? ठीक है। यहां तक तो सर हमें सर कितने नंबर मिल जाएंगे यार? 3 नंबर अभी तक मिल चुके हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमने जो है वो किसके बारे में बात करी है, अबाउट एग्रीगेट डिमांड। अब हम बात करते हैं अबाउट एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीगेट सप्लाई की, तो आप इसको जो है वो अपने आंसर को बताएं थ्रू अ कर्व। दिस इज योर प्राइस, ये है आपकी जीडीपी, ये आ चुका आपका एग्रीगेट डिमांड, एंड दिस इज योर एग्रीगेट सप्लाई। अब सर यहाँ पे डिफ्लेशन तो हो रही है इकोनॉमी के अंदर, सही है, पर ये अच्छी वजह से हो रही है। क्यों? क्योंकि अब इस केस में क्या हो रहा है कि आपकी जो है वो सप्लाई इंक्रीज जो है वो हो चुकी थी। ठीक है। जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं कि आपका y इज इंक्रीजिंग फ्रॉम y टू y1। ठीक है। डन। तो हमारे पास सर क्या हुआ, इसकी वजह से सर क्या है कि ये क्यों हो रहा है आपके पास, रीजन कि सर इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। सही है। फिर हमारे पास सर क्या हो रहा है, आपकी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो रही है। ठीक है। आपकी जो एफिशिएंसी लेवल्स है वो आपका इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। और सर आपके पास प्राइस लेवल्स भी कम, मतलब ये वाला जो मसला है ना आपका, तो यार एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइसेस बढ़ जाती हैं, तो ये भी सीन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आपकी इन्फ्लेशन उल्टा सर क्या हो रही है, कम जो है वो हो रही है। मतलब कि ये जा रही है नेगेटिव में, मतलब कि ये जा रही है आपका एक डिफ्लेशन के फेज में। ठीक है। तो सर ये टाइप ऑफ डिफ्लेशन जो है वो उल्टा सर क्या है आपके लिए, जो है वो एक बेनिफिशियल है। ठीक है। डन है। कि जैसे जैसे आपका जो है वो आउटपुट जो है वो इंक्रीज होगा, फर्म्स जो है वो सर क्या करेंगी यार, एक्सपैंड करेंगी प्रोडक्शन को। ठीक है। फर्म जब एक्सपैंड करेंगी प्रोडक्शन को, सर ये पूरा जो हमने ऊपर साइकिल पढ़ा था, तो एक ऑपोजिट जो है वो उसका इम्पैक्ट आएगा कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो आपकी बढ़ने लग जाएगी। आपके जो एम्प्लॉयमेंट लेवल्स हैं वो इंक्रीज होने लग जाएंगे। और एडिशनली सर जो आपकी जो प्राइसेस कम है ना सर, ये जब प्राइसेस कम होंगी तो कंज्यूमर जो है उसकी परचेजिंग पावर जो है वो सर क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। जब कंज्यूमर की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी तो इससे सर क्या होगा,
कि साथ ही साथ सर इंटरनेशनली आपका प्रोडक्ट जो है प्राइसेस कम होने की वजह से अब कंपेटिटिवनेस जो है उसकी बढ़ सकती है। ठीक है। जिससे क्या होगा, आपके एक्सपोर्ट्स जो है वो इंक्रीज हो सकते हैं। अब यहाँ पे एक बच्चा आता है, बोलता है सर हम लोग यहाँ पे भी तो एक्सपोर्ट्स की बात कर सकते थे। भाई देखो, एग्रीगेट डिमांड कम हो रहा है, आप इतना प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हो। जब इतना प्रोड्यूस नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली सर कैसे एक्सपोर्ट्स जो है वो आपके इंक्रीज होंगे? नहीं होंगे ना यार। ठीक है। तो अब हम लोग सर क्या बात करेंगे यहाँ पे कि डिमांड साइड डिफ्लेशन जो है वो ज्यादा डैमेजिंग है। डिमांड साइड डिफ्लेशन जो है वो आपकी ज्यादा सर क्या है, डैमेजिंग है। ठीक है। क्योंकि हमारे पास सर क्या होगा, क्योंकि वो एसोसिएटेड है विद फॉलिंग आउटपुट लेवल्स, वो एसोसिएटेड है विद राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, वो एसोसिएटेड है विद रिसेशनरी प्रेशर। ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट सर सप्लाई साइड जो आपकी डिफ्लेशन आपने पढ़ी है, सही है, वो उल्टा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्योंकि एक पॉजिटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट यहाँ पे आप जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी गेन्स और आप जो है वो ग्रोथ जो है वो यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहे हो। आपने ग्राफ भी जो है वो बना दिया। ठीक है। चलें, तो अब मैं इसका जो है वो प्रॉपर एज पर एग्जामिनर एक कंक्लूजन जो है वो लिख रहा हूँ। ठीक है। चलें। वैसे आपको पता है क्या है कंक्लूजन क्यों लिखना है? कि एग्जामिनर आपका सर क्या हो जाए, अगेन वही बात है कि उसको आपको इम्प्रेस करना है। ठीक है। तो एकदम प्रॉपर कंक्लूजन लिखते हैं, कंक्लूजन इज नॉट योर एवेल्युएशन, ये बात पता होनी चाहिए। ओवरऑल डिमांड साइड डिफ्लेशन leads to is more damaging. It leads to declining economic activity and unemployment, whereas supply side deflation is linked with economic growth and improved productivity. चलो, अब आगे चलते हैं जरा। assess the extent to which fiscal policy, अब ये बड़ा यार, आप समझे कि अगर ये पेपर आपको अटेम्प्ट करना है ना, इस टाइप का पेपर आता है आपके पास, तो आप हमेशा क्वेश्चन नंबर 4 ही अटेम्प्ट करना। बहुत है यार इसमें लिखने का कंटेंट। पहला सवाल डिफ्लेशन का, दूसरा सवाल फिस्कल पॉलिसी का, आप भर भर के जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो। चले अब इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले तो हमने सर बात करी कि भाई फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। फिस्कल पॉलिसी जो है वो एक बजटरी पॉलिसी है। स्टार्ट हमेशा जो है एग्जामिनर को एकदम हटके देना कि भाई फिस्कल मींस बजट, बाकी कहानी फिर लिखना स्टार्ट करना। फिस्कल मींस बजट, सही है। और ये क्या करता है भाई, इन्वॉल्व करता है दो टूल्स। कौन कौन से? गवर्नमेंट स्पेंडिंग एंड टैक्सेशन। ठीक है। जिससे हमारे पास सर क्या हो रहा है कि यू आर एबल टू इन्फ्लुएंस एग्रीगेट डिमांड। अच्छा, इन्फ्लुएंस का मतलब अवाम ये समझती है कि सिर्फ एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना ही नहीं भाई, दोनों चीजें हो सकती हैं। एग्रीगेट डिमांड बढ़ भी सकता है और एग्रीगेट डिमांड कम भी हो सकता है। आगे चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था। Here, you have to reduce a high rate of inflation.
अब जब उसने क्लियरली आपको लिख कर दिया हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो अब इस केस में हम लोग क्या बात करेंगे कि चूजिंग वी विल बी ऑप्टिंग फॉर कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी। ठीक है, जिसमें हमारे, अब बताओ उसको यार, ये कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है। हाँ, तो इसमें होता है टैक्सेस को बढ़ाना और गवर्नमेंट स्पेंडिंग को कम करना। अब देखें, फिस्कल पॉलिसी का पहला एडवांटेज वो सर ये है कि ये फौरन से आपकी एग्रीगेट डिमांड पे हिट करता है, क्योंकि आपने जब टैक्सेस बढ़ाए तो इससे जो डिस्पोजेबल इनकम है कम, जिससे क्या हुआ, डायरेक्ट हिट पड़ा सबसे मेजर कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, दैट इज योर कंजम्पशन। जिससे क्या हुआ, और साथ ही साथ हमारे पास सर क्या हो रहा है कि यहाँ पे साइड पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्पेंडिंग भी कम हो रही है। अच्छा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जो है अगर कम हो रही है तो दो केसेस हैं, या तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे नहीं हो रही है या अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स नहीं दिए जा रहे। दोनों केसेस के अंदर पता है क्या होगा कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो फर्म्स जो है वो सर क्या नहीं करेंगे भाई, इन्वेस्ट जो है उनको सपोर्ट जो है वो नहीं मिल रहा। जिससे क्या हो रहा है, जब फर्म्स को इन्वेस्टमेंट या सपोर्ट वगैरह नहीं मिलेगी तो ऑटोमेटिकली डिमांड फॉर लेबर जो है वो कम, और आपके पास सर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा, लोगों की जो है वो इनकम लेवल्स कम है, जिससे इन्फ्लेशन जो है वो सर क्या है आपकी कम हो चुकी है। सेम केस यहाँ पे भी, जब अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स आपको नहीं मिल रहे तो आपके पास इतनी इनकम नहीं है, तो आपके पास इतनी परचेजिंग पावर जो है वो भी नहीं है, जिससे ऑटोमेटिकली सर हिट आया आपके मेजर कंपोनेंट। तो अब यहाँ पे एक बच्चे को बताना चाहिए कि हमारे पास सर क्या हुआ कि आप, अब यहाँ पे लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन कम कर दिया, भाई बताओ तो सही कौन सी इन्फ्लेशन को कम किया। तो हमने सर यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है आपकी डिमांड पुल इन्फ्लेशन को। किसको रिड्यूस कर दिया आपने, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो सर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कर्व बना, प्राइस, जीडीपी, एग्रीगेट सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड, पॉइंट ई, दैट इज इक्विलिब्रियम, प्राइस आ गई है आपका जीडीपी, एग्रीगेट डिमांड का कम होना। ठीक है, और इससे क्या हो रही है, प्राइस भी कम हुई, पर साथ ही साथ जो है वो रियल जीडीपी में जो है वो हिट आ चुका है। सही। अब हमारे पास सर क्या हुआ कि फिस्कल पॉलिसी इफेक्टिव तो है इस केस में। सही है, यहाँ पे सर क्या हुआ, फिस्कल पॉलिसी जो है इफेक्टिव तो है इन रिड्यूसिंग एग्रीगेट डिमांड। अब सर क्या नहीं है नुकसान कि हमारे पास होगा, पता है क्या, इसने बोला यार कि अपना फिस्कल पॉलिसी इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन। अब होगा ये कि हमारे पास सर इन्फ्लेशन का जो रिडक्शन है वो एक इमीडिएट इम्पैक्ट नहीं होगा, देयर वोंट बी एन इमीडिएट इम्पैक्ट। सही है, मतलब समझो कि ये एक आपका पॉइंट है जिसको हमें प्रॉपरली एक्सप्लेन करना है। देखो, अगर आपकी एग्रीगेट डिमांड कम होती है तो सर दैट लीड्स टू लोअर इकोनॉमिक ग्रोथ, जिससे क्या होगा सर कि आप जो है वो एक्सपीरियंस करोगे रिसेशन। जिससे क्या होगा, फर्म्स को करनी पड़ेगी प्रोडक्शन कम, जिससे क्या हुआ, आपकी हुई डिमांड कम, जिससे क्या हुआ, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ गई। और साथ ही साथ सर आप खुद देखो, टैक्सेस को बढ़ाना
एंड कटिंग ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग। सर क्या है, ये बहुत ज्यादा एक अनपॉपुलर सा जो है वो एक इम्प्लीमेंटेशन है, क्योंकि फिर अवाम बोलेगी भाई ये क्या कर रहे हो, इतना टैक्स ले रहे हो, लगा रहे नहीं हो कुछ भी। और सर हमारे पास कुछ टाइम लैग का सीन है, तो ऑब्वियस सी बात है कि फॉरेन से कभी भी ऐसा नहीं आज टैक्स लगाया चलो भाई आज से भाई महंगाई जो है वो कम होना स्टार्ट हो गई, नहीं। देर विल बी सम टाइम लैग, मीनिंग कि हमारे पास सर क्या होगा कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन वोंट बी एन इमीडिएट इम्पैक्ट। ठीक है, बात यह खत्म नहीं हुई है। अब हमें ये बात करनी है कि सर दूसरा हम लोग एक काम ये कर सकते थे कि हम आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कर सकती है, क्यों? क्योंकि यार आप इसमें इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हो। अब मॉनेटरी पॉलिसी जो भी काम करती है ना, आपको लिखना है भाई कि इसको कौन बोलता है भाई ये सारा काम करने के लिए, सेंट्रल बैंक। ठीक है, तो सर इंटरेस्ट रेट को आपने सर क्या कर दिया, बढ़ाया। सही है, तो इससे क्या हुआ, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग जो है वो क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। नहीं, अबे भाई कॉस्ट ऑफ बोरोइंग बढ़ चुकी है। यहाँ कर्व कैसा बनाओगे, ये है आपकी प्राइस, जीडीपी। नहीं, यहाँ आप सर क्या करोगे, यहाँ आप लिखोगे इंटरेस्ट रेट और यहाँ आप लिखोगे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, अब हमारे पास ये हो गई आपकी मनी सप्लाई। ठीक है, आपके सामने सर आप मनी सप्लाई को क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो। ठीक है, आपने मनी सप्लाई को कर दिया कम, डन। और अब हमारे पास सर क्या बात हो रही है यार, आपके पास जो है वो इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, तो आपके सामने सर जब इंटरेस्ट रेट जो है अ, आपका ज्यादा है, तो आप सर क्या कर रहे हो, आपकी इन्वेस्टमेंट कम है या नहीं है। पहले आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो इधर था और ये थी आपकी इन्वेस्टमेंट। अब इंटरेस्ट रेट हो चुका है, बढ़ चुका है, तो इन्वेस्टमेंट भी कम हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो आप ये वाला कर्व भी जो है बना सकते हो। अच्छा, तो हमारे पास सर क्या हुआ, जब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली सर ये कॉम्पोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का। तो इससे हमारे पास सर क्या हो रहा है कि आपकी जो है वो इन्फ्लेशन जो है वो भी सर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी की एक बात पता है क्या है सर, कि मॉनेटरी पॉलिसी इज यूजुअली, अभी एक पॉइंट लिखा ना बड़ा इंपॉर्टेंट, यूजुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पॉलिटिकल प्रेशर्स, मेकिंग इट इजियर टू अप्लाई व्हेन नीडेड। कि कोई आपका जो है वो पॉलिटिकल इतना जो है वो यहाँ पे इन्फ्लुएंस होता नहीं है एज कंपेयर टू दी अदर पॉलिसी। ठीक है, चलो, फिर हमने सर क्या बात करी कि यार देखो, देयर इज वन पॉलिसी दैट विल बी हेल्पिंग यू टू रिड्यूस दिस हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन प्लस एग्रीगेट डिमांड या आपकी जीडीपी को बढ़ा के। तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है, वन एंड ओनली बेटा, एसएसपी, सप्लाई साइड पॉलिसी। अब क्या हो रहा है सर इसमें, कि आप सप्लाई साइड पॉलिसी से सर क्या कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो इन्फ्लेशन को। ठीक है, और आप कैसे रिड्यूस कर रहे हो इन्फ्लेशन को, आप ये वाला कर्व बना दो कि सर दिस इज योर प्राइस, दिस इज योर जीडीपी। ठीक है, ये आ गई आपकी एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, ये आ गई आपकी एग्रीगेट सप्लाई, आपकी एग्रीगेट सप्लाई जो है वो बढ़ रही है, तो आपके सामने सर दिस इज योर वाई, दिस इज योर प्राइस। प्राइस कम हुई है आपकी, ठीक है, और आपका जो है वो वाई इंक्रीज हो चुका। डन। तो यहाँ पे हमारे पास सर क्या है कि आप कैसे कर रहे हो, आप कर रहे हो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज। आप सर क्या कर रहे हो यार, इससे क्या हो रहा है, इन्फ्लेशन भी नहीं हुई, आपका आउटपुट भी जो है वो भी रिड्यूस नहीं हुआ, और ये एक आपका सस्टेनेबल
सॉल्यूशन है, पर्टिकुलरली फॉर कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्योंकि हमने ऊपर अभी तक जो है वो बात सिर्फ और सिर्फ जो है वो डिमांड पुल की जो है वो करी है, कॉस्ट पुश की तो अभी तक हमने कोई बात करी ही नहीं है। सही है। और साथ ही साथ हमारे पास होगा, पता है क्या, कि आपकी जो है सप्लाई साइड पॉलिसी है ना सर, इसमें दो चीजें आती हैं, कि एक तो पॉलिटिकल प्रेफरेंसेस और टाइम लैग, और सर आपका बजट इशू। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई भी अगर मसला है तो जरा पूछ लो। बेटा समझ आ गया, मुजम्मिल बेटा क्लियर है, चंगेज जैनब बेटा। सर एक सवाल है। हम्म। सर अगर ये क्वेश्चन एक 8 मार्कर के तौर पे आता तो यही फॉर्मेट होता। देखो असल में वही बात है कि अगर ये 8 मार्क का उसमें आता है ना, तो पहली बात है ये असेस बेस जो है वो नहीं होता। ठीक है, वो होता भाई कंसिडर टू एन एक्सटेंट, तो बात है तो आप वही लिखते हैं यहाँ पे। सही। ठीक है। थोड़ी सी अच्छा सर आप, और हाँ बोले। सॉरी सर, नहीं आप बोले। नहीं नहीं, बोलो 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 बोलो। और सर वो अगर हम बोलें कि लाइक फिस्कल पॉलिसीज कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ये भी सही है एक तरीके। Fiscal policy is your policy that is controlled by the government. That is the reason there is some political preference and all. आपके सामने है सर, हमने यहाँ पे बात लिखी भी है कि फिस्कल पॉलिसी के अंदर जो है कहीं ना कहीं सर क्या होता है यार, पॉलिटिकली चीजों को जो है वो देखा जाता है। नहीं वो आपकी बात सही है सर, लेकिन आप बोल रहे हैं कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट, कंट्रोल बाय द फेडरल गवर्नमेंट भी सही है ना। हाँ वो तो देखो ये तो मसला नहीं है, वो आप कोई भी लिखो। ठीक है, बस सही यही है, पूछ। मतलब इसका कोई ये नहीं है कि आप वो फेडरल लेके वो नंबर दो इसका, ऐसा कोई सीन नहीं है। गवर्नमेंट नहीं लिखोगे तो आपसे थोड़ा सा नाराज होगा। आप फेडरल लिखें, आप उसको कोई भी लिखें, वो चलेगा। ठीक है। आगे। अब बात यहाँ पे रुकी नहीं है। सही है। क्योंकि अभी तक तो मुझे सर जो है वो अपना एवेल्युएट भी करना है अपने पॉइंट को। तो अब मैं पूरा इसकी जो है वो एवेल्युएशन लिख रहा हूँ कि भाई इफेक्टिवनेस एवेल्युएशन में आप बात करते हो वॉट एवर पॉलिसी यू हैव रिटन, उसकी इफेक्टिवनेस के बारे में। तो फिस्कल पॉलिसी डिपेंड्स लार्जली ऑन कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, कि व्हाट टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, सही है, द कंट्रीज एक्सपीरियंस है। अगर तो डिमांड पुल है, ठीक है, तो फिस्कल पॉलिसी जो है वो हाईली इफेक्टिव है। डन। पर अगर इन्फ्लेशन जो है वो है कॉस्ट पुश, तो इस केस में सर क्या होगा, फिस्कल पॉलिसी उल्टा, इट विल वर्सन डाउन दी सिचुएशन बाय रिड्यूसिंग आउटपुट without addressing rising costs। ठीक है। एडिशनली आपको वह सारी वही बातें जो हमने लिखी है ना सर, बेसिकली यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, फिस्कल पॉलिसी के जो भी ड्रॉबैक्स है ना जो हमने ऊपर लिखे, आपको नहीं लिखने ऊपर, आप जो है वो नीचे सारी कहानी जो है वो लिख दो। सही है? ये वाली। ठीक है भाई, ये पूरा आप यहाँ पे जो है पैराग्राफ जो है वो यहाँ पे इसको शेयर करें। तो आप यही बोलोगे यार देखो कि ये बेस्ट मेथड तो नहीं है, जब कंक्लूड करोगे आप ये बोलोगे यार ये बेस्ट मेथड जो है वो नहीं है। क्योंकि हमारे पास होता ये है कि आपने देखे इसके ड्रॉबैक्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, और सर ये लॉन्ग टर्म के लिए जो है एक फेल्ड पॉलिसी। डन। तो इसीलिए सर
बेस्ट अप्रोच जो है ना सर, बेस्ट अप्रोच हमेशा डिपेंड करता है ऑन दी सिचुएशन। हमेशा आप क्या लिखोगे, द बेस्ट अप्रोच डिपेंड्स ऑन दी स्पेसिफिक इकोनॉमिक कंटेंट कॉन्टेक्स्ट, कि एट द मोमेंट आपके कंट्री में आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हो। ठीक है, आपने जो पढ़ा सिर्फ वही नहीं, सिर्फ कॉपी पेस्ट आप जो है वो कर दोगे। सही है, चले एक दफा देख लें, अगर यस कर दें, अगर कोई मसला है तो पूछना होगा। फिर अगला क्वेश्चन जो है वो मेरे ख्याल से एक्सचेंज रेट का है, वो करते हैं। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, डायग्राम मैंडेटरी भाई, एक्सप्लेन टू वे द नेचर फॉल इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स may affect the value of floating exchange rate। सही है कि भाई आपके पास अगर तो ट्रेड इन गुड्स कम हो गया तो इसकी वजह से अ, आपके एक्सचेंज रेट में जो है वो क्या इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होगा। सही है। अब दूसरा जो मेन गेम है वही क्या, कंसिडर द एक्सटेंट टू विच a change in the relative rate of interest between two countries may have a greater impact on the exchange rate। बड़ा अच्छा क्वेश्चन, आ जाओ। सबसे पहले आपको बात करनी है कि यार देखो, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है क्या। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट इज बेसिकली इज एन एक्सचेंज रेट, सही है, जो कि सर किस पे डिपेंड करता है सर, ऑन द मार्केट फोर्सेस। तो ये डिटरमाइन बाय द मार्केट फोर्सेस। देखो मार्केट फोर्सेस लिखोगे ना तो एक अच्छा वापस से जो है वो एक इंप्रेशन जो है पड़े, क्योंकि डिमांड चल रहा है तो हर अगला बच्चा लिख रहा है ना। इन दी फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या हुआ कि वन वे अ फॉल इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखो इसका मतलब क्या है, ये जो बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स लिखा हुआ है ना सर, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, क्या मतलब है इसका भाई आपका, ट्रेड डेफिसिट। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास है यहाँ पे क्या हो गया, तो यार देखो वन वे फॉल इन दी बैलेंस ऑफ ट्रेड, सही है, दैट मीन सर आपके पास है ट्रेड डेफिसिट। अब ये सर कैसे अफेक्ट करता है यार, कि अफेक्ट्स द एक्सचेंज रेट थ्रू एन इंक्रीज इन इम्पोर्ट। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना सर, कि इम्पोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपके एक्सचेंज रेट सर क्या हो जाएंगे, इम्पैक्ट तो आएगा। तो जब आपकी इम्पोर्ट्स बढ़ने लगती है, अब आप बताओ एग्जामिनर को भाई कर्व भी आता है मुझे, वैल्यू ऑफ करेंसी, क्वांटिटी, डिमांड, सप्लाई। जब इम्पोर्ट्स करते हो ना सर, तो करेंसी की जो वैल्यू है ना सर वो यहाँ पे थी, सप्लाई करने की, अब आप जब इंपोर्ट कर रहे हो तो यू आर सप्लाइंग योर करेंसी, जिससे सर क्या हुआ, करेंसी की जो वैल्यू है वो गिर गई। ठीक है, तो आपने सर क्या बोला कि जब आपके इंपोर्ट्स बढ़े, सही है, तो आपका सर क्या कर रहा है, जो डोमेस्टिक, ये पूरी कहानी नोट्स में लिखी हुई है कि एक्सचेंज रेट की पूरी जो है वो कैसे क्या करता है, पूरा वो जो साइकिल हमने पढ़ा हुआ है। डोमेस्टिक कंज्यूमर्स नीड टू परचेज more foreign currency
to pay for these goods. This increases the supply of domestic currency as shown in the diagram by a rightward shift of the supply curve of the currency leading to, हमेशा एक चीज याद रखना, अगर किसी बच्चे ने डीवैल्यूएशन लिखा ना एग्जामिनर का वापस से मूड ऑफ हो गया, बोलता है भाई डीवैल्यूएशन तो करते हो ना, ये तो हो जाता है, सही है। देखो एक बात समझे यहाँ पे, करेंसी की वैल्यू को कम करना इंटरवीन करके, दैट इज डीवैल्यूएशन, जो कि चाइना करता है, सही है। करेंसी की वैल्यू ऑटोमेटिकली गिर गई, दैट इज डेप्रिसिएशन, जो कि डिपेंड करता है ऑन मार्केट फोर्सेस, तो लीडिंग टू, क्या लिखोगे अब यहाँ पे, डेप्रिसिएशन। ठीक है, बात यहाँ पे हमारे पास खत्म नहीं हुई है, ये तो हमारा एक फैक्टर है। दूसरा पॉइंट सर क्या होगा कि भाई आप या तो पता है क्या कर रहे हो, आपके एक्सपोर्ट्स कम हो चुके हैं। जब एक्सपोर्ट्स कम हुए, जब एक्सपोर्ट्स में एक डिक्लाइन आ चुका है, तो फॉरेन बायर्स डिमांड लेस ऑफ डोमेस्टिक कंट्रीज करेंसी टू परचेज गुड्स। तो इससे क्या होता है भाई कि आपके पास आएगा एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट इन दी डिमांड, क्योंकि आपकी जो है वो सर, अब डिमांड क्या हो रही है यहाँ पे, कम हो चुकी है। भाई आपकी जो है सर क्या सीन है, आप एक्सपोर्ट कुछ करते हो वो नहीं, सही है, तो आपके जो है पीकेआर की डिमांड को कोई क्यों बढ़ाएगा यार, कोई क्यों जाएगा अपने मनी एक्सचेंज वाले के पास कि यार पीकेआर दे दो थोड़ा। भाई जब आप कुछ बेचते ही नहीं हो तो आपका कोई भी करेंसी कोई लेगा ही क्यों। तो सर क्या हो चुका, ये डिमांड है, आपकी सप्लाई है, आपकी करेंसी की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है ना। आपकी डिमांड सर क्या है, कम हुई, तो डिमांड कम हुई तो करेंसी की वैल्यू और ज्यादा गिर गई। ठीक है, तो अगेन कॉजिंग डिप्रिसिएशन, सही। चलो अब हमारे पास सर क्या हुआ, देखो अभी तक है ना, आपको क्या लग रहा है कि नंबर कितने मिल गए, 3 नंबर मिल चुके हैं अभी तक, ये 3 मार्क्स का कंटेंट अभी तक हमने लिखा है, सही है। अब आते हैं असल कंटेंट पे, जो कि था आपका चेंज इन दी इंटरेस्ट रेट, सही। चेंज इन इंटरेस्ट से क्या होगा, ये अफेक्ट करेगा आपके एक्सचेंज रेट्स को थ्रू हॉट मनी फ्लोज। कि यार अगर लेट सपोज आपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, तो आपके मुल्क के बैंक जो है वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं, तो वो सर क्या करेगा भाई, अट्रैक्ट करेगा फॉरेन इन्वेस्टर्स। यार एक काम करते यहीं पैसा रख देते हैं अपना, और हमें क्या मिलेगा, हायर रिटर्न भी जो है वो मिल रहा है। जिससे क्या हुआ कि आपकी जो डिमांड है वो बढ़ गई करेंसी की, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, वो आपके मुल्क में जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके मुल्क में तो पीकेआर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अपना यूएस का डॉलर, अपना दिरहम, अपना रियाल उसे कन्वर्ट करके ही करेंगे ना, जो भी करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि यार वो बोल रहे हैं यार मीरान बैंक को कि यार एक काम करो, रखो अभी ये यूएस डॉलर रखो, बोलेगा भाई पीकेआर में पैसे दे, या हम इसे कन्वर्ट कर ले। अब पीकेआर में कन्वर्ट करोगे तो पीकेआर को कन्वर्ट करने के लिए आपने क्या करा,
आपने पीकेआर मांगे, किसी से पीकेआर मांगना विल बी कॉजिंग एन इंक्रीज इन डिमांड फॉर पीकेआर। सही है? चलो, तो आपकी जो है वो सर डिमांड बढ़ी, इससे सर क्या हो रहा है, आपके पास हो रही है अप्रिसिएशन। सही है? पर बात यहाँ हमारी जो है वो रुकती नहीं है। अब ये आपको यहाँ पे जो है वो, भाई बनाओ ना कर्व। आपके पास जब है कि आप बना सकते हो कर्व बहुत ज्यादा, तो आप कर सकते, आप बनाए यहाँ पे वैल्यू ऑफ करेंसी, डिमांड, सप्लाई, और फिर पता है क्या होगा, डिमांड बढ़ी। डिमांड जब बढ़ी तो करेंसी की वैल्यू भी बढ़ी या नहीं बढ़ी? बात ये हो रही है। पर सर अब एक इंपॉर्टेंट चीज, हाउ एवर, सारी गेम इसकी है, हाउ एवर द एक्सटेंट of this effect depends on factors such as confidence, and economic stability. If a country has political instability, so investors may avoid it despite higher interest rate. अगर आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा भी दो, तो आपके सामने पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकती है वो। ठीक है? तो हमारे पास सर क्या होगा, ऑटोमेटिकली इन्वेस्टर बोलेगा यार यहाँ पे ना रिस्की बहुत है इनका, आज दिल चाह रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे, कल बोले सुबह उठ के कि भाई इंटरेस्ट रेट कम कर दो। ये कुछ भी हो सकता है। तो एडिशनली हमारे कुछ फैक्टर्स हैं, जैसे कि स्पेकुलेशन हो गया, ठीक है, और इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशंस, कि आगे इन्फ्लेशन बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, वो भी आपका सर क्या करेगी, इन्फ्लुएंस करेगी एक्सचेंज रेट। ठीक है? तो बात यहाँ पे खत्म हुई नहीं है अभी। सही है? अब आपको क्या करना है सर, कि देखो, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स, बैलेंस ऑफ ट्रेड इन गुड्स। सही है? अगर इसमें आपका पास फॉल आता है, सही है, लिख लेते हैं इसको जरा, फॉल इन द बैलेंस ऑफ ट्रेड हैज अ डायरेक्ट एंड कंटिन्यूअस इम्पैक्ट। कैसे? क्योंकि सर ऑन द एक्सचेंज रेट थ्रू ट्रेड फ्लोज, क्योंकि सर आपके चेंजेस इन इंटरेस्ट रेट से क्या होगा हमारे पास सर, कैन समटाइम्स हैव लार्जर and more immediate impact due to large scale capital flows। अब इस बात का मतलब सर क्या है, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड है ना, उसमें डायरेक्ट जो है वो इम्पैक्ट जो है वो आ रहा होता है, क्योंकि आप कोई भी ट्रेडिंग वगैरह एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हो, अगर इंटरेस्ट रेट में चेंज आया, तो बहुत दफा सर क्या होता है, किसी ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी है, डन, तो फॉरेन से इम्पैक्ट जो है वो आ सकता है। हाउ एवर सर, the relative importance depends on the situation। किस पे डिपेंड करता है ये, आपकी सिचुएशन पे जो है वो डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इन द शॉर्ट रन हमारे पास फिर क्या होगा, इंटरेस्ट रेट्स may have a greater impact, सही है, ड्यू टू स्पेक्युलेटिव, कि भाई मार्केट में जानबूझ के इंटरवीन करना जस्ट टू
मेक श्योर कि हम जो है वो कुछ अर्निंग्स जो है वो कर सकें ड्यू टू स्पेक्यूलेटिव एंड फाइनेंशियल फ्लो। लॉन्ग रन के अंदर हमारे पास सर क्या होगा कि जो आपके परसिस्टेंट ट्रेड डेफिसिट है, कि ट्रेड डेफिसिट है और वो हर वक्त आपका जो ट्रेड डेफिसिट ही रहता है, तो मे प्ले अ मोर सिग्निफिकेंट रोल इन डिटरमाइनिंग एक्सचेंज रेट मूवमेंट। ठीक है, तो हमने सर क्या आपको पता होना चाहिए अब सर कि चेंजेस इन रिलेटिव इंटरेस्ट रेट उसका इम्पैक्ट शॉर्ट टर्म में होता है, और while the balance of trade may be more influential over the time period। तो सर दिस इज हाउ सर आप अपने आंसर को जो है वो लिखेंगे। सही है, और अब वापस से समझ लें इसने क्या बात करी है सर, कि हो ये रहा है कि इट ऑल डिपेंड ऑन योर सिचुएशन, कि शॉर्ट रन में इंटरेस्ट रेट में हैव अ बिगर इम्पैक्ट बिकॉज पैसा जो है इट मूव्स क्विकली बिटवीन कंट्री। लॉन्गर रन में ट्रेड डेफिसिट का जो है वो ज्यादा बड़ा इफेक्ट होगा, क्योंकि सर एज इट कंटिन्यूज टू रिड्यूस डिमांड, ट्रेड डेफिसिट जो है वो होता रहेगा, डिमांड जो है वो आपकी कम होती रहेगी किसकी, करेंसी की। तो ओवरऑल इंटरेस्ट रेट का शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और बैलेंस ऑफ ट्रेड का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो एक लॉन्ग टर्म का। ठीक है, सही है, तो ये आप याद कर लें और पूछ लें अगर कोई मसला है। ये बड़ा एक अच्छा एक हैवी क्वेश्चन था। ठीक है, कोई मसला है तो पूछे जरा, हालांकि ये 8 मार्कर है। सर